नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज 18 के लाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर हो रहे एनकाउंटर्स की। इस वक्त बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, शहर शहर एनकाउंटर हो रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से पुलिस जो है अपराधियों पर पैरों पर गोली मार रही है ताकि वो भाग ना सके, उस पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद उसे हिरासत में लिया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है जिसके ऊपर बहुत सारे जो क्षेत्रीय पीड़ित लोग हैं वो अपनी खुशी जता रहे हैं, वो अब इसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन इन ऑपरेशंस की क्यों जरूरत पड़ रही है, हम आप इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। प्रदीप बैस जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी जुड़ रहे हैं जो रिटायर्ड आईपीएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं लक्ष्मी नारायण जी से पूछना चाहूंगी, क्या है ये ऑपरेशन? देखिए, ऐसा है, सीआरपीसी में तो इस प्रकार के किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं होता है। बेसिकली यह एक इस बात का एक सिर्फ मैसेज है कि क्रिमिनल को के खिलाफ आप कार्रवाई करें, और क्रिमिनल जो है ये कभी जो है भागने में सफल हो जाते हैं तो पुलिस थोड़ा हिचकिचाती है उन पे एक्शन लेने में, उन पे फायर करने में। तो हमारे सीआरपीसी में इस बात की पूरी छूट दे दी गई है, पुलिस रेगुलेशन में भी है कि हम जो है क्रिमिनल यदि भाग रहा है तो उसके पैरों में हम गोली मार सकते हैं, उसको जो है इनकैपेबल कर सकते हैं। बेसिकली टारगेट ये होता है कि उसको इनकैपेबल कर दिया जाए और उसकी गिरफ्तारी कर दी जाए। तो ये जो बेसिकली चल रही है बात, वो सिर्फ इतनी ही है कि क्रिमिनलों को भागने का मौका ना दिया जाए और क्रिमिनल जो है भागने में सफल ना हो, ताकि उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी, लेकिन लक्ष्मी जी, ऐसे एनकाउंटर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहले भी तो ऐसे चोर और जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जा चुके हैं और पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन पैर पे गोली मारना, इस तरीके की जो एनकाउंटर है, ये क्यों में होता जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि ये पकड़ करके गोली मारने वाला कोई प्राविधान नहीं है, और न ही ऐसा किया जा सकता है, न किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि क्रिमिनल भागते हैं, भागने में नेचुरली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। पिछले जमाने में, पिछले रिजीम्स में कई बार क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करो तो बेचारे पुलिस वालों के खिलाफ ही मुकदमे कायम करा दिए जाते थे। तो इसलिए अब जो है, जब मुख्यमंत्री की तरफ से यह है कि भाई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी यदि आप एक्शन ले रहे हैं पुलिस के क्रिमिनलों के खिलाफ, तो अब पुलिस का भी हाथ खुल रहा है, और वो मतलब यदि भाग रहे हैं तो उनको जो है मतलब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो फायर करना तो लीगली सही है, और वो भी पैरों पे गोली मारी जा रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये लीगली ऑथराइज्ड है। जी जी जी। प्रदीप जी, आप बताएं कि किस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर में ये बदलाव होता देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, नमस्कार लक्ष्मी जी, नमस्ते। धन्यवाद अवसर देने के लिए। मनीषा जी, देखिए क्या है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये सुनने में आता था कि यूपी और बिहार से ही क्रिमिनल्स जो है बाहर जाते हैं। तो ये जो पीछे कई समय का ये जो परसिस्टेंस, ये जो परिपाटी बन गई थी, उसको आदरणीय महाराज जी ने जो है बदलने और पूरी तरह से चेंज करने का जो निर्णय ले रखा है, उसी के अंतर्गत देखिए पुलिस किसी को जानबूझ करके या संज्ञान में रह करके नहीं मारती है। जैसा कि आदरणीय लक्ष्मी जी ने बताया कि ये आखिर है उसको एक काइंड ऑफ स्केप्टिकल करने, हैंडीकैप करने के लिए, ताकि पकड़ा जा सके। देखिए बहुत सारे मैसेजेस हुए हैं पिछले 5 साल और अभी के 5 साल। आदरणीय महाराज जी को काम करने का अवसर केवल 2.5 साल ही मिला, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना का आतंक था। अब उतना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है जहां पे कि 22 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, निश्चय ही उसमें जो है रेशियो क्रिमिनल्स का भी होगा, असामाजिक तत्वों का भी होगा। तो ये जो ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, ये समाज की सुरक्षा या समाज में वो मैसेज देने का काम है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप ट्रैक से बाहर आएंगे तो आपको अब बख्शा नहीं जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों में पुलिस पे कितना प्रभाव रहा है, देखिए काफी समय से मांग उठती रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स की। एक पुलिसकर्मी कितने प्रेशर में काम करता है और उस पे भी उसको अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बाद डर लगा रहता है कि कहीं मेरी नौकरी पे ना आ जाए, मेरे पे ना मुकदमा आ जाए। तो आप इसको एक कदम की तरह से देख सकते हैं। कोई भी पुलिसकर्मी वो समाज का ही व्यक्ति होता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता है, और अगर उसको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करेगा। और जैसा कि आदरणीय लक्ष्मी जी ने बताया कि सीआरपीसी में ये है प्रावधान कि आप उसको, देखिए इनकाउंटर कहना गलत होगा, वो उसको काबू में करना ज्यादा, कि इनकाउंटर में तो आदमी चला ही जाता है, वो रास्ता नहीं, कोई अपराधी बचता नहीं है। वो पुलिस अपने रक्षार्थ, आत्मरक्षार्थ पहले पुलिस आवाज दे करके बोलती है, तब
तदनुसार उसके बाद कोई कार्य होता है। लेकिन अब ये क्या है कि जिन अन्य राज्यों में इस तरह से पुलिस को स्वतंत्रता नहीं दी गई है अपने कार्यों को निर्वहन करने के लिए, तो निश्चय ही खबर बनना स्वाभाविक है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जितनी सशक्त पुलिस है, जितनी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस है, उसका ये आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। जी लक्ष्मी जी, पहले के क्राइम रेशियो में और अभी के क्राइम रेशियो में क्या खास अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए मनीषा जी, क्राइम रेशियो जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कितने क्राइम हुए और उसमें से कितनों पर कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ नीतियों की वजह से, कुछ जनरल की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, मीडिया का असर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समाज का है, संसार का है। तो क्या है कि क्राइम तो एक विकास से जुड़ा हुआ हिस्सा है। क्राइम हर जगह होता है। देखिए अमेरिका हाईएस्ट क्रिमिनल क्राइम का कंट्री है। तो क्राइम बढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि क्राइम होने के बाद कार्रवाई होना या ना होना। तो अनफॉर्चुनेटली इस समय कार्रवाई हो रही है और यही सबसे अच्छी बात है। जब कार्रवाई होगी तो आप देखिएगा कि थोड़े दिनों में क्राइम का ग्राफ नीचे भी आने लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया है कि भाई क्रिमिनल छूटने न पाए, क्रिमिनल भागने न पाए। और इसीलिए इस बात को कहा जा रहा है, क्योंकि नया है। और राज्यों में आप देखिए कि राजस्थान में घटनाएं हो गई तो कुछ हुआ नहीं, तो नेचुरली लोगों का एक ध्यान आकर्षण करने की बात आ गई है। मैं किसी स्टेट का नाम इसलिए लेना चाहता कि फिर राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, बस सीआरपीसी के प्राविधानों के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार है कि वो क्रिमिनल को भागने न दे और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है और उसके लिए उसको इनकैपेबल भी कर सकती है। जी ठीक है, ये तो हो गई सुरक्षा कर्मी, एक आईपीएस के जो हैं उनके बिहाफ में आपने इस तरीके से बोला। लेकिन अगर हम राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो प्रदीप जी आप बताइए किस तरीके से सपा के राज्य में और भाजपा के राज्य में किस तरीके का अंतर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? मनीषा जी देखिए, सपा के राज्य में क्या होता था, अगर ये इसका जनता ने प्रमाण दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर पिछली 5 साल की सरकार में अगर जनता संतुष्ट नहीं होती तो शायद आप देखिए रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन जनता ने किसको चुना है? जनता ने सुरक्षा को चुना है। और जहां तक देखिए राजनीति की बात है, भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई वन बेंचमार्क नहीं है कि एक क्राइम इस पे बढ़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ही देखिए राजनीतिक दलों की जो है एक अपनी एक मैनिफेस्टो होता है, उनकी जो है, हम चुनाव में जाने से पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो हमारा सुरक्षा को लेकर के सामाजिक सुरक्षा को लेकर के अब आप इस पे ये इसके सकारात्मक पक्ष में ये भी देखें कि देखिए यही है, कोई और पुलिस किसी और राज्य की होती तो वो शूट भी कर सकती थी। क्रिमिनल्स पे इनाम होता है, 25,000 50,000 इनामी के इनाम होते हैं उनपे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी सहानुभूति के साथ, इसमें भी मानवीय पक्ष है कि टांग पे मारो, बचाओ, उसको ले आओ, तो उसको ही शुड मीट द जस्टिस, उसको न्याय से उसका सामना हो और उस हिसाब से उनको सजा हो। दूसरों को परसिस्टेंस मिले, दूसरों को वो मिले कि भाई देखिए आप त्याग दीजिए इस रास्ते को, अन्यथा आपका भी ये नंबर आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये मिनिमम जो है हर्ट करके और मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट लाने की ये कोशिश है। और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए, आदरणीय योगी जी की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। वो भी हमारे समाज के नागरिक है, हमारे उनसे सहानुभूति नहीं है, लेकिन उनको सही राह पे ले आना ही हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य। सरकार अपने उस कर्तव्य को निभा रही है। अब देखिए विरोधी पार्टियां जो है इसमें अपने नंबर बढ़ाने के लिए या क्षणिक लाभ के लिए ऐसे वो कितने भी बहस कर ले, वो चलता है, राजनीति करनी है उनको, विपक्ष में बैठे हैं, आखिर उनके वोटर का भी उनको ध्यान रखना है। लेकिन क्या है, समाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और समाज में सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 10 साल पहले आप उत्तर प्रदेश देखिए और अब उत्तर प्रदेश उठा के देखिए, माताओं और बहनों से आप जो है पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप देखिए सर ने बताया कि क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ता रहता है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, उसी रेशियो में बढ़ता रहता है। लेकिन आज जो सुरक्षा की भावना उत्तर प्रदेश में है, कल महिलाएं बहनें जो है 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद अपने घर से निकलने में कतराती थी। आज कम से कम अगर कुछ आवश्यक हो तो वही माताएं बहनें अस्पताल जा सकती हैं, दवाई की दुकान पे जा सकती हैं, या कहने का तात्पर्य यह है कि वो सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह की बातें नहीं होती, हम दोबारा सरकार में नहीं आते। बाकी समाजवादी पार्टी जानी ही जाती है गुंडों को पनाह देने के लिए। मतलब जितने जीते हैं उनमें से कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कितने हीनियस क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए संविधान है, बहुत बृहद संविधान है, लेकिन छिनैती राहजनी की घटनाएं, चेन का खींच जाना, बाइकों का छीन लिया जाना, ये सब अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी सरकारों की ये एक विशेषताओं में से एक है।
एक और हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, जावेद अहमद खान जुड़ चुके हैं, सपा से हैं वो। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, जिस तरीके का अलांछन लगा रहे हैं, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं सपा के ऊपर हमारे भाजपा के प्रवक्ता, आप क्या उसमें से सहमत है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि सपा के दौरान महिलाएं सुरक्षित नहीं थी या महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन अभी जो है क्राइम रेशियो घटा है और हर तरीके से सशक्त है महिला और भी वहां की जनता उत्तर प्रदेश की। देखिए, कहने के लिए कुछ कहें, ये आंकड़ेबाजी के खेल में भी फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र को एनसीआरबी के ही आंकड़े उठा के देख लेने चाहिए। 2012 से 17 के बीच में सपा के अखिलेश जी के नेतृत्व वाले शासनकाल में कितने अपराध हुए उत्तर प्रदेश में? 2,34,000। और योगी जी के शासनकाल में क्या स्थिति रही? 3,68,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलित महिलाओं के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। आप बोल रहे थे, सुन रहा था। जरा कागज छपा कहीं लेके आए हैं साथ में? धैर्य रखिए, आप काउंटर कीजिएगा। ये तूतू मैमे की डिबेट नहीं है। आप लोग बोलने नहीं देते। आप बताइए कि योगी जी के शासनकाल में हाथरस की घटना हुई। योगी जी के शासनकाल में उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरीके से अपराध में लिप्त रहा, किस तरीके से 136 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने शपथ पत्र दिए थे, संगीन मुकदमों में वो अपराधी थे। योगी जी ने अपना और उप मुख्यमंत्री जी ने अपना मुकदमा वापस लिया कि नहीं लिया? आप कह रहे हैं कि बड़ा साफ सुथरा था, तो एनसीआरबी समाजवादी पार्टी का या विपक्षी दल का तो है नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े कौन देता है? वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। आप आंकड़ों के मामले में आप दूसरों को बोलने न दें, अपनी जो घटनाएं हैं उनको छिपा। आंकड़ों पे मैंने सुन लिया सर, आंकड़ों पे मैंने सुन लिया, आपने बोल लिया। आप जो मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपराधियों के सिर से मुकदमे वापस नहीं लिया, आतंकवादियों के सिर से मुकदमे वापस नहीं लिए गए थे। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले राज्यसभा में किसी राज्यसभा सदस्य ने पूरा उजागर किया है उन्होंने वापस कौन से सन में मुकदमे वापस हुए थे। अरे आपने मुकदमे वापस, आप अपराध पे आ जाइए। आप बताइए, लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या के मुकदमे वापस हुए? नहीं हत्या हुई। आपके अच्छा, आप उनके समर्थन। जिस पत्रकार ने पेपर लीक की घटना में बलिया में इंटरमीडिएट के जिलाधिकारी को मदद की कि देखिए पेपर लीक हो गया, उसको आपने जेल भेजा कि नहीं भेजा? आप बताइए कि आपके आईपीएस ने जांच की कोई प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? नहीं, जांच की कोई प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? मतलब अगर देखिए, न्यायालय पे आपका भरोसा नहीं है क्या? न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं? आपके आईपीएस ने अपराध किया, मनीष गुप्ता की हत्या आपकी पुलिस ने की, और आपके ही भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार के विधायक लम्बुआ द्विवेदी जी ने 10 अपराधियों की सूची जारी की। आप बताइए, 25,000 का इनामिया क्रिकेट खेलता रहा, और आपके सहयोगी दल एनडीए के भागीदार जनता दल यू के टिकट पर वो जौनपुर से चुनाव भी लड़ता रहा। सिपाही सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे अपराधी खुलेआम घूम रहे, अजय सिंह घूम रहे, उनकी आपको कोई चिंता नहीं है? ये इनामिया नहीं है? आप स्थिति देखिए कि अनिल पिंटू AK-47 पकड़ी जाती है, 1300 कार्टेज पकड़े जाते हैं, और उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य बदमाश बताना चाहते हैं। अगर अनिल पिंटू की जगह किसी और के हाथ में AK-47 होती तो उसका आप क्या क्या मॉडल, क्या क्या एजेंसी, कौन कौन सी ताकतों से संपर्क जोड़ चुके होते। तो ये बताइए, सबसे अधिक देश में दलित उत्पीड़न अगर कहीं हुआ है तो योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस बात की गवाही हम नहीं दे रहे हैं, इस बात की गवाही एनसीआरबी की रिपोर्ट दे रही है। ठीक है जावेद जी। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, हर एक पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं किस तरीके से कितने रिकॉर्ड्स आप तक आए हैं और कितनों का
एनकाउंटर हुआ है और कितने जो है मतलब कि जो वो एनकाउंटर रेशियो है वो कम होता जा रहा है, किसकी सरकार में कितना हुआ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नहीं, निश्चित रूप से इस समय थोड़े एनकाउंटर बढ़े हैं तो ये पुलिस की कामयाबी का हिस्सा है। और अपराधी यदि भागना चाहेगा और पुलिस पे फायर करेगा तो पुलिस तो रिटेलिएट करेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात आंकड़े पे राजीव की, तो देखिए मुकदमा लिखाना सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी मुकदमा लिखा सकता है। उसमें से कई मुकदमे झूठे भी होते हैं और कई मुकदमे लिख जाते हैं, कई कार इनोसेंट लोग भी जेल चले जाते हैं। विवेचना में, चूंकि विवेचना तो साक्ष्य परख होती है, और अगर साक्ष्य किसी इनोसेंट के विरुद्ध भी बना दिया जाता है या हो जाता है तो वो भी जेल चला जाएगा, वो भी अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात तो सही है कि एक अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो समाज में इस समय अपराधियों के प्रति लोगों को बहुत स्पष्टता दिख रही है कि उनका हौसला थोड़ा पस्त हुआ है अपराधियों का, और समाज में थोड़ा सा जो है लगता है कि हाँ शांति व्यवस्था कायम हो रही है और लोगों में एक सुरक्षा की भावना जन्म लिया है। जी जी जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू भी जुड़ चुके हैं जो एसोसिएट एडिटर हैं, और साथ ही साथ ऋषभ मणि जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स चल रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है, जिस तरीके से अपराधियों को गोली मारी जा रही है पैर में ताकि उस पर काबू पाया जा सके और ये एक सबक मिल सके। आप किस तरीके से देखते हैं अमित? देखिए, जैसे मेरे सहयोगी इस वक्त फ्रेम मुझे देख रहे हैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी भी हैं और मेरे जनपद के भी हैं और सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने कई प्लेटफॉर्म्स पे साथ काम किया, इस न्यूज 18 के अलावा भी व्यक्तिगत पर्सन। अब एनकाउंटर्स की जो एक छड़ी लगी है योगी पार्ट 2 आने के बाद, कुछ थोड़ा 3.5 महीने का एक ब्रेक जरूर मिल गया था उन अपराधियों को जिनको ये लग रहा था कि कुछ चेंजेस आएंगे। और 90 दिन 95 दिन उन्होंने बिलो 100 डेज कहीं ना कहीं आराम से छोटी मोटी घटनाएं करके किया था। जो लोग यहाँ से डिकैम्प कर गए थे, जो लोग यहाँ से अदर स्टेट्स के लिए डिकैम्प कर गए थे, वो वापस लौट आए थे चुनाव के दौरान। मगर 25 मार्च के बाद से कहीं ना कहीं उनको उनकी गतिविधियां कम हुई और ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू हुआ है। अगर बात करें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी, हाथरस ऐसे तमाम जनपद हैं जहां पे आए दिन एनकाउंटर्स होते हैं, लंगड़ा ऑपरेशन चलता है या हाफ एनकाउंटर होता है, जो जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चेन स्नैचिंग की घटना है, वो भी अपराध में आती है। अगर मोबाइल स्नैचिंग है वो भी अपराध है। जैसे कि अभी इससे पहले जो वक्ता साहब बता रहे थे, कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में सब चीज आती है। जो अगेंस्ट लॉ हो दैट इज अ क्राइम। और इन सब के बीच अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें और कानपुर मंडल की बात करें तो हमीरपुर में भी जो अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। उस कांस्टेबल के आर्म्स में एक कुछ छर्रा या कुछ उसके बुलेट का कुछ पार्ट स्टक आउट किया था और इनके अलावा अपराधी भी उसमें वुंडेड हुआ है। तो एक वो अच्छा है। अगर बात की कानपुर मंडल, वैसे गोंडा की बात करें, हम नोएडा की बात करें, कुछ ना कुछ घटनाएं लगातार देखने और सुनने को मिलती है जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ चलती रही। जी जी ऋषभ, आप किस तरीके से इस एनकाउंटर को आप देख पा रहे हैं कि कितने एनकाउंटर्स डेली या फिर हम कहें महीने में कितने एनकाउंटर्स के केसेस आते हैं? देखिए, अभी अगर योगी सरकार पार्ट 2 की बात कर लें तो 110 के करीब हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं और करीब 85 अपराधियों के पैर में गोली लगी, उसमें घायल हुए हैं और करीब 65 से 70 के बीच में अपराधी हैं सरेंडर कर चुके हैं पुलिस की वजह से। वो थानों में आते हैं खुद सरेंडर की तख्ती लेकर और वो ये तौबा करते हैं कि आगे वो अपराध नहीं करेंगे, पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और उस वक्त प्रायोरिटी में सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल को रखा गया था, तो सरकार की ओर से ये मैं कहूंगा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं ये कहने में, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी थी और जो बदमाश थे उनके पैरों में गोली मारी गई, इसको हाफ एनकाउंटर ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। और 156 अपराधी एनकाउंटर्स में मार गिराए गए।
156 अपराधी मारे गए थे योगी सरकार पार्ट 1 में, और जब से योगी सरकार पार्ट 2 बनी है 2 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण था ठीक उसी दिन राजधानी लखनऊ में 1 लाख का इनामी मारा गया था, और उससे चंद रोज पहले एसटीएफ ने वाराणसी में 2 लाख के इनामी को मार गिराया था। क्राइम कंट्रोल करने का ये तरीका है, क्योंकि क्राइम एक बहुत बड़ा हिस्सा परसेप्शन पे काम करता है। जब आप किसी को कोई अपराधी आपको रंगदारी के लिए फोन करता है तो आप उसका जो पूर्व इतिहास है, उसका जो रसूख है, उसका जो दबंगई है, आप उससे उसके चर्चे, उसके किस्से सुन के आप उसको रंगदारी दे देते हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है या जिससे भी कॉल किया जाता है। पुलिस उसी परसेप्शन को खत्म करना चाह रही है, और उसी परसेप्शन को खत्म करने के लिए ये 2 तरीके हैं। इसको चाहे आप ऑपरेशन लंगड़ा या हाफ एनकाउंटर कह सकते हैं, और या फिर जो थानों में आके अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि आप देख लीजिए, अब कोई छोटा बड़ा अपराधी नहीं है। जो बड़े माफिया थे, इसीलिए आप देखेंगे गैंगस्टर एक्ट में 14(1) की कार्रवाई की जाती है, उनके मकान खुद कर दिए जाते हैं, जो उन्होंने अवैध निर्माण किए हैं उनको गिरा दिया जाता है। ये संदेश देने के लिए है कि क्राइम कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और उसके लिए सबसे सरल और आसान तरीका हाफ एनकाउंटर या ऑपरेशन है। ठीक है लक्ष्मी जी, क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं इस एनकाउंटर से पहले, और क्या प्लानिंग होती है ताकि इसे पावरफुली और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाए? देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एनकाउंटर कभी प्लान करके नहीं किया जाता है। एनकाउंटर हमेशा सडन होता है, सर्कमस्टांसेस के आधार पे होता है, इसलिए कभी तैयारी नहीं की जाती है एनकाउंटर की। ये तो हो जाती है, पुलिस फोर्स ठीक होती है तो सही एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस फोर्स कम होती है तो पुलिस फोर्स को भागना पड़ता है। बहुत से फैक्टर्स आते हैं इसमें, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पुलिस एनकाउंटर की तैयारी होकर के पुलिस एनकाउंटर किया जाता है। हाँ, अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाता है, आवश्यक चीजें रखी जाती हैं कि क्या एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो सकती है, वो सब ध्यान में रख करके हम अपनी रेड ऑर्गेनाइज कराते हैं। और उस रेड ऑर्गेनाइजेशन में यदि क्रिमिनल ने कोशिश की भागने की, रिटेलिएट करने की, फायर करने की, तो अपने डिफेंस में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ती है। और कई बार पुलिस जो क्रिमिनल होता है उसके पैर में गोली लगती है और कभी सीने पे भी लग जाती है। तो ये तो सर्कमस्टांसेस और समय की बात होता है। जी जी जी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 2 संवाददाता हैं जो हमेशा ऑन ग्राउंड रहते हैं और हर तरीके की न्यूज जो है वो कवर कर रहे होते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो क्राइम हो, दे आर लाइक ऑल राउंडर्स। तो अमित जी, आप ये बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्राइम रेशियो जो है, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ लेकिन आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप ऑन ग्राउंड रहते हैं, क्राइम रेशियो किस तरीके से आप कम देख रहे हैं? जैसे कि मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, इन्होंने एक पूरा लिस्ट बताई कि लिस्ट ऑफ एनकाउंटर्स कितने थे, हाफ कितने थे, कितने लोगों ने सरेंडर किया, 68 ने किया सरेंडर। अगर हम कानपुर मंडल से स्टार्ट करें, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ऋषभ बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट मैटर में काउंट होता है। लेकिन जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं जो अभी 23 को एक असेसमेंट किया गया था इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 22 तारीख को, माफी चाहूंगा, उस दौरान क्राइम का रेट और आज मतलब अगर हम बात करें 7th को, आज नहीं 7th को जो रेट आया उसमें लगभग गिरावट की बात करें तो 27.26% की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर जो चेंजेस आए हैं, इस बात को दर्शाते हैं कि लोगों के जहन, लोगों के दिलों में ये बात घर कर गई है कि अपराध करोगे तो सलाखों के पीछे जाओगे, अपराध करोगे तो लंगड़ा ऑपरेशन होगा, अपराध करोगे तो तुम्हारे सही ठिकाने पहुंचा जाएगा। जो पुलिस की लैंग्वेज है, भय बिन होय न प्रीत, एक बहुत पुरानी कहावत है जो अभी श्री बता रहे थे, अभी हम जो सज्जन, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, जो बता रहे थे कि ये डर हो रही वाली बात, तो कहीं ना कहीं भय बिन होय न प्रीत, ये बिल्कुल फैक्ट है। जहां दहशत होगी, जहां डर होगा, वहां अपराधी दहशत खाएगा और तख्तियां लेके जाएगा। ये एक प्रकरण इटावा में देखने को मिला, औरैया में देखने को मिला, कन्नौज में देखने को मिला, फतेहपुर में देखने को मिला, बांदा में देखने को मिला, अन्य जनपदों मिला, जैसे कि ऋषभ जी बता रहे थे। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब ग्राफ में कमी आई है, और जो स्पीड अब पुलिस ने पकड़ी है, अगर बात की जाए 2 के बाद से, 2 तारीख के बाद से, जिस दिन शपथ समारोह हुआ उस दिन तो जो एनकाउंटर था तो फुल था, लेकिन अगर हाफ एनकाउंटर्स की बात किया, लंगड़ा ऑपरेशन किया, तो 2 तारीख के बाद स्पीड पकड़ी गई है। और स्पीड की शुरुआत पूरब से अब पश्चिम की तरफ चल रही है। हमेशा मोस्टली होता क्या था, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा में ये ज्यादा किस्से देखने को मिलते थे एनकाउंटर्स के, अगर स्टार्ट किया जाए। मगर अब जो ये तस्वीर है कुछ बदली सी लग रही है, पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब तक एनकाउंटर्स की, हाफ एनकाउंटर्स की एक लंबी फेरी चालू है। और जेन्युइन
तमाम देखने को मिल रही है, चाहे मोबाइल स्नैचर्स हो, चाहे अपराधी हो 307 के, 323, 504, 506 के अपराधी नहीं पकड़ रही पुलिस, जो सबसे बड़ी चीज है इस योगी पार्ट 2 में देखने को मिल रही है। नहीं तो मामूली एनसीआर होती 323, 504, 506 या 325 मारपीट या छोटे सर पे आना, अब 302, 307 लूट की घटनाओं के लोगों को पूरा एक उनकी ये पूरा प्लान में पूरा एक चार्ट तैयार किया जा रहा है और अपराधियों पर नजर रखनी है। मैं सज्जन से बताना चाहूंगा कि अब पूरा प्लान ऑफ एक्शन के साथ काम हो रहा है। अगर हम कानपुर मंडल की बात करें, इनकी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है, इनका पूरा क्राइम हिस्ट्री तैयार की जा रही है, इनके कितने क्राइम्स हैं, इनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग हैं, इनकी पूरी रेकी कराई जा रही है, चाहे एसओजी के द्वारा कराई जा रही हो, चाहे क्राइम ब्रांच के द्वारा, इनके पूरे आने जाने की मूवमेंट्स देखी जा रही है, और इनके जो क्राइम का इतिहास है, क्या करंट है, क्या पुराना है, कि रिसेंट क्या है, उस पर भी नजर रख के ही कार्रवाई हो रही है। जी ठीक है ऋषभ जी, 100 दिन का जो एजेंडा था योगी आदित्यनाथ का, वो कहीं किस तरीके से वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो 2022 का इलेक्शन था उसमें लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मुद्दा माना गया था, जिस पर बीजेपी ने बैक किया, और ये चीज है ना उन्होंने प्रूव करके दिखाया और आगे भी प्रूव करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो ऑपरेशन एनकाउंटर हो या बुलडोजर का अभियान हो, हर तरीके से जो है वो खड़ी उतर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो जो वायदे हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वो पूरी करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब मैं तो यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के एम बना लिए गए हैं। शॉर्ट टर्म अगर आप एम की बात कहेंगे तो उसमें ये ऑपरेशन लगड़ा या जिसको हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर कहते हैं, ये फौरी तौर पर जो एनकाउंटर्स हो जाते हैं, बड़ी कार्रवाई होती है, दबाव बनाया जाता है, सरेंडर शुरू होते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल तो जरूर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब बात करते हैं तो मैं ये भी जरूर कहूंगा, चूंकि मैं हाई कोर्ट और यहाँ कोर्ट्स की रिपोर्टिंग भी देखता हूँ, कन्विक्शन रेट बेहतर हुआ है। जो सजा दिलवाने के काम है वो योगी सरकार पार्ट 1 में काफी अच्छा हुआ है, पार्ट 2 में भी उसकी शुरुआत हो गई है, और ये सख्त हिदायत सबको दी गई है कि कोर्ट में मजबूती से मामले रखे जाएं और जो भी अपराधी हैं उनको कोर्ट में दोषी साबित करवा के कोर्ट के माध्यम से उनको सख्त सजा दिलवाई दी जाए। खास तौर से जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं, जो पॉक्सो के मामले हैं, बच्चों से जुड़े हुए अपराध के मामले हैं, लैंगिक अपराध के मामले हैं, उनमें सख्त सजा दिलवाई जाए। तो ये तो अपराधी के फ्रंट पे हो गया। फिर दूसरी बात हम कर लेते हैं, अगर हम पुलिस की सिर्फ बात करते हैं तो क्राइम कंट्रोल और बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने के लिए न्यूज़ 18 आज भी दिखा रहा है, सुबह से 4 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें गाजियाबाद है, मेरठ है, आगरा है और प्रयागराज है। हम हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मेरठ और गाजियाबाद को जल्दी पुलिस कमिश्नरेट बनाया जा सकता है। जैसे पुलिस कमिश्नरेट बनता है, वहां पे एक सीनियर अफसर एडीजी आईजी रैंक का पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात होता है, कई डीसीपीज मिल जाते हैं, 12 से 15 आईपीएस होते हैं, और जैसे अधिकारियों की संख्या बढ़ती है वहां पे संसाधन बढ़ते हैं और पब्लिक का जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। वहां पर निगरानी करने वाले कई अफसर हो जाते हैं, पुलिस के पास एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है। वो जो सामान्य जो छोटे छोटे एक्ट और कानून होते हैं जिसके लिए उन्हें डीएम साहब का चेहरा देखना पड़ता है, वो सारी पावर कमिश्नर के पास आ जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर, ये तो शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए 4 कमिश्नरेट पहले बनाए थे योगी सरकार पार्ट 1 में, जो मुझे जानकारी है कुछ समय में ही 4 अन्य बड़े शहरों को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए, लोगों को एक राहत दिलाई जाएगी, उनका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी कि सीनियर और काबिल अफसर उनके साथ हैं, उनके शहर की क्राइम कंट्रोल कानून व्यवस्था को संभालने के लिए ज्यादा अफसर हैं वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा, और एक जिसको क्वालिटी पुलिसिंग कहते हैं, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पुलिस के जरिए उनको मिलेगा। मनीषा। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से नोएडा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, नोएडा ही अगर करते हैं, इट्स मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है ये नोएडा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो एक जगह है, वहां पे अभी भी एक छवि लेकिन बरकरार है कि नोएडा इज नॉट सेफ फॉर वुमेन और मेन, अगर हम रात में जाने की बात करें या फिर कभी भी, जबकि वहां पे कमिश्नरेट लागू है। और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये छवि सुधर सके? देखिए, ये छवि तो धीमे धीमे ही जाएगी। जब पुलिस एक्शन लेगी, कार्रवाइयां होंगी, तो एक माहौल बनेगा और तब नोएडा भी उसमें शामिल हो जाएगा, और एक सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए और बनेगा भी। लेकिन ये है कि पहले आप देखिए कि कुछ सालों पूर्व नोएडा बिल्कुल हब हो गया था, मतलब एनसीआर में बिल्कुल वहां पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स रह रहे थे, माफिया रह रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर्स रह रहे थे। तो वो सारी चीजें होने के कारण जो है वो बड़ी दिक्कत थी उसमें।
तो मैं ये कहूंगा कि इसमें थोड़ी समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे और नोएडा भी जो है अन्य जिलों की तरह जो है सुरक्षा के अंतर्गत माना जाएगा। कमिश्नरेट लागू होने से जो अन्य क्षेत्रों में अभी कमिश्नरेट लागू होगा उससे क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव आता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की जो पावर्स आती हैं वो पुलिस में निहित हो जाती हैं। जैसे 151 के अंतर्गत, 107-16 के अंतर्गत कार्रवाई करने में, गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने पे, फिर उसमें बार बार एसडीएम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें फिर पुलिस डायरेक्टली खुद ही ऑर्डर दे सकती है। उसको प्रॉपरली सेमी क्वेसी जुडिशियल कार्रवाई मानी जाती है, जो पुलिस के हाथ में आ जाती है, और इस प्रकार से पुलिस अंकुश लगाने में सफल हो जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को इतना रिपोर्ट करने के लिए। तो जिस तरीके से आप सुन पा रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है और साथ ही साथ वहाँ की आवाम भी इस बात के लिए समर्थन दे रही है। तो आप इसी तरह से बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।